Hello everyone, my name is Aurora Shweta. I manage Project Maverick at LawSeco. Project Maverick is driven to provide great quality content for CLAT preparations. Through these interactive webinars each day, the idea is to offer help with in-depth understanding of certain topics. One second, am I audible? Okay, this is through these webinars, you could ask any questions you might have or any queries you might have on the topic from the subject matter expert. Today we have Mahim Dubey with us, AIR 140 in CLAT, 82 at ELIT and 38 in BLAT in 2015. He's prepared a few valuable pointers around legal reasoning. We are sure you'll find it very useful and interesting. Over to you, Mahim. Please take it forward from here. Thank you. Hi Shweta, thanks for the introduction. तो पहले मैं अपना ब्रीफ स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आज की क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, तो जैसे कि पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्लैट पैटर्न में जो चेंज आया है वो क्या है. तो जो क्लैट की ऑफिशियल गाइड है कि आपको लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो क्या कहती है. फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ठीक है, क्लैट की जो गाइड है वैसे वो कहती है कि न्यूज़पेपर्स को रेफर करना है और लीगल इश्यूज के बारे में अवेयर रहना है, बट बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं और साल भर में अगर आप उठा लो तो कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होंगे. तो हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कैसे करना है मैं वो समझाऊंगा. और तीसरी चीज़ ये है कि ना ये सारा अगर मैं सिर्फ बोल के आपको समझा दूँ तो एक जनरल ज्ञान टाइप का लगेगा और उतने अच्छे से आप ग्रैस्प नहीं कर पाओगे जब तक मैं आपको एग्जाम्पल ना दूँ. तो मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा इंटरनेट बैन का और मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इंटरनेट बैन के इशू के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, उसका रेलेवेंस क्या है. ठीक है, और ये ज़रूरी भी इसलिए लीगल रीजनिंग कैसे समझना है या कैसे पढ़ना है या लीगल इशूज़ को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो ये समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैथ्स है मान लो तो उसको समझने के लिए कुछ आपको बेसिक इक्वेशंस आने चाहिए या कोई भी लैंग्वेज है तो आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए. वैसे लॉ का भी एक बेसिक रूल्स होता है, लॉ की भी एक बेसिक वोकैबुलरी होती है. अगर आप लॉ की वोकैबुलरी को समझोगे तो आप फिर लीगल इश्यूज को समझ पाओगे. ठीक है, और जो क्लैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें उन्होंने कहा है कि लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी है. और उन्होंने इसका रीज़न ये दिया है आपको एक साथ इसलिए करनी है क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मेन सोर्सेज होंगे क्वेश्चंस का. ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को समझने का कितना ज़्यादा वेटेज है इस एग्जाम में. ठीक है, श्वेता, मैंने आपको कुछ फाइल भेजी थी कि मैं क्लैट की प्रिपरेशन कैसे स्ट्रक्चर करनी है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, आई थॉट आपने न्यूज़ आइटम्स सिर्फ बताने थे. ठीक है, if you want, I can share that Word document also. How to structure, ना? हाँ, तो हाँ, how to structure preparation for CLAT. I will just share. Yeah. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लैट ने कहा है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को आपको रेफर करना है. ठीक है, पर फिर आप ये सोचोगे कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं. ठीक है, अब हम क्या करें. तो एक तो चीज़ यह है कि जो लोग स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आए हैं, जिनकी हैबिट है न्यूज़ को वॉच करने की और समझने की, उनको फ़ायदा है. बट अब जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े वो क्या करें. तो पर्सनली मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं खुद मतलब न्यूज़ रेगुलरली फॉलो करता हूँ और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूटी बनती है कि मुझे पता हो कि लॉ क्या है और क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं. और साथ ही साथ में मतलब मैं इसमें कुछ काम भी करता रहता हूँ. मेरा एक पॉडकास्ट भी जिसमें मैं इशूज़ डिस्कस करता हूँ, तो मैं लीगल अफेयर से कनेक्टेड हूँ. बट अब जो लोग नहीं है वो क्या कर सकते हैं. तो हम अपनी प्रिपरेशन को एकदम हैज़ार्ड मैनर में तो होने नहीं देंगे कि ठीक है अब जो भी कोई भी नया इशू दे रहा है हमें कोई, तो हमने उठा के उसको पढ़ लिया या कोई भी रैंडम आर्टिकल हम पढ़ने लगे. नहीं, हमें एक स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है और वो कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं. तो मैं अपनी स्टडीज़ को ना थीम मैनर में डिवाइड करता हूँ. तो जो ये आर्टिकल मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है उसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि कैसे जो लेटेस्ट लीगल इश्यूज हैं उनको मैंने किन्हीं थीम्स में डिवाइड कर रखा है और फिर मैं उनको पढ़ूंगा. ठीक है, अब थीम्स में डिवाइड मैंने क्यों किया, उसको डिवाइड करने का फायदा क्या होता है. तो आप जैसे इसमें कोई सा भी एक थीम देख लीजिए, जैसे कि मैं बताता हूँ रिजर्वेशन का एक थीम देखिए, थीम 3. तो उसमें मैंने रिजर्वेशन प्रमोशन, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वगैरह नीचे डाल रखा है. तो अगर मैं रिजर्वेशन पे कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मैं उसे इस थीम के अंदर पेस्ट कर दूंगा.
मतलब उस इशू को मैं इस थीम के अंदर डाल दूंगा कि हाँ एक ये नया इशू आया है प्रमोशन पे रिजर्वेशन के बारे में, या आंध्र गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है एसटी टीचर्स के रिजर्वेशन के बारे में, मैं उसे इस थीम के अंदर डाल दूंगा और फिर मैं उस पर्टिकुलर इशू के बारे में स्टडी करूंगा। ठीक है, थीम में डालने का फायदा क्या होता है कि आप रिलेटेड आर्टिकल्स या रिलेटेड जो भी इश्यूज इमर्ज होते हैं उनको एक साथ पढ़ सकते हो। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, जो जैसे जैसे ये क्लास खत्म होगी आप समझ भी जाओगे, वो ये है कि अगर मैं रिजर्वेशन पे कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी जजमेंट को मान लो क्रिटिक करता है, तो मैं उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाऊंगा अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि रिजर्वेशन से जुड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन है जो रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो ये थीम मैनर में डिवाइड करने का एक और पर्पस ये भी है कि मैं जब लिखता हूँ थीम 3 रिजर्वेशन, तो पहला मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि लॉ क्या है, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जाता हूँ। ठीक है, और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम चलो हमने थीम डिवाइड कर ली, ठीक है, और मैंने आपको एक सैंपल मतलब अपना खुद का सैंपल दे दिया है जिसमें मैंने काफ़ी सारी थीम्स और इम्पोर्टेंट इश्यूज एनालिस्ट करें। मतलब इन इश्यूज को तो आप ऐसा मान के चलो कि ये इश्यूज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो इश्यूज आते हैं वो अपन देखते चलेंगे। तो अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने थीम लिख ली, हमें न्यूज़ से पता चल गया कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, या फिर जैसे मान लो एडल्ट्री वाला हो गया कि एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे कि इसमें कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, कितनी मैगजीन्स हैं और कई सारे ब्लॉग्स भी आजकल चल रहे हैं, तो हम क्या क्या पढ़े, मतलब टाइम लिमिटेड है। तो उसको पढ़ने का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमेशा एक कोशिश करो जब भी तुम किसी इशू को पढ़ रहे हो, पहले तो तुम ये जानो कि वो लीगल इशू है अगर, ठीक है, तो वो या तो लॉ से आएगा कि गवर्नमेंट को एक नया लॉ लेके आई, या तो ऐसा होगा कि कोर्ट कोई जजमेंट पास करेगी किसी लॉ को इंटरप्रेट करते हुए। तो तुम पहले ना जानने की कोशिश करो कि वो लॉ है क्या एक्चुअली में, और वो जजमेंट है क्या। अब जजमेंट्स काफ़ी बड़े भी होते हैं, और मतलब इवन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी कई बार ऐसा देखा गया कि पूरे पूरे जजमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो ठीक है, तुम्हें एक बेयर जजमेंट की अगर समरी समझनी हो सिंपल भाषा में, तो 2 सोर्सेज है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम नोट डाउन कर सकते हो समझने के लिए। एक तो है लाइव लॉ। लाइव लॉ हर हफ्ते कोर्ट में जो भी होता है, ये जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी जजमेंट आते हैं, लाइव लॉ उनके बारे में अपना एक वीकली राउंड अप करता है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर भी है जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स है। ये लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सारी अपडेट्स जो भी हैं उन सबको तो बताते ही हैं, साथ साथ में जजमेंट्स को जितने आसानी से हो सके, जितनी आसान भाषा में हो सके, ये जजमेंट को समझाते हैं। तो तुम लाइव लॉ और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर को सिलेक्टिवली रेफर कर सकते हो। सिलेक्ट मतलब लाइव लॉ में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट तुम्हें थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा ओपिनियन या कॉलम्स में नहीं जाना है अभी, तुम्हें जजमेंट को पहले समझना है। ठीक है, अब बात आती है न्यूज़पेपर आर्टिकल की। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या करें, तो देखो मैं तुम्हें 2 न्यूज़पेपर के नाम बताता हूँ, एक है द हिंदू, एक है इंडियन एक्सप्रेस। दोनों बहुत ही डिसेंट न्यूज़पेपर्स हैं। इन न्यूज़पेपर में जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं वो मतलब लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे सूर्य सारथी, गौतम भाटिया, फैजान मुस्तफ़ा, ये सब इन न्यूज़पेपर के राइटर्स हैं। ठीक है, तो तुम इन इन लोगों के आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ लोगों की लिस्ट है, तरुणम खेतान वगैरह। इन न्यूज़पेपर्स को रेफर कर सकते हो मेनली अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब जैसे तुम्हें ये नहीं है कि अब तुम लेके बैठ गया पूरा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और दोनों साथ साथ पूरा पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, नहीं। तुम्हें मैंने बता दिया कि लीगल इश्यूज तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए क्या जजमेंट आया। अब तुम गूगल करोगे, तुम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कुछ 2 न्यूज़पेपर है जिनको प्रेफर कर सकते हो कि हाँ अगर कोई इशू आया है और इन 2 न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया है तो वो आर्टिकल लेजिट होगा, सही होगा, ठीक है, अच्छा होगा। तुम इनसे पढ़ सकते हो। और जब भी तुम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, तो एक 4 लाइन का ना हर आर्टिकल में इंट्रो होता है कि ये आर्टिकल इन इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, अब लीगल आर्टिकल्स को ना समझने का एक तरीका देखो। लॉ में आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स होंगे जो बहुत ही लिटरेरी होंगे नेचर में या हिस्टोरिकल होंगे कि हाँ मतलब जैसे कि साबरीमाला जजमेंट पे ही कई सारे आर्टिकल्स थे, तो कुछ आर्टिकल्स थे जो प्रॉपर जजमेंट की बात कर रहे थे और कुछ आर्टिकल्स थे जो पूरी हिस्ट्री ट्रेस कर रहे थे, हिस्टोरियंस के भी थे। तो तुम्हें ये कोशिश करना कि जो लीगल वाले आर्टिकल्स है ना उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। जिन आर्टिकल्स में आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा डिस्कस किया उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, बजाय कि जिनमें ओपिनियन, केवल एक ओपिनियन को डिस्कस किया हो। ठीक है, और ये तुम जब एक आर्टिकल को बस स्किम करोगे ना तो तुम पता कर पाओगे। और मैं मतलब मैं तुम्हें हाईलाइट करूंगा कि ये तुम्हें कैसे सीखना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ तक श्वेता ये स्क्रीन हटा सकते हो, मतलब इसका पर्पस पूरा हो गया। और मतलब ये वीडियो में शेयर भी कर दीजिएगा लिंक, ताकि बाद में लोग इसको यूज कर सके और इस पर बिल्ड कर सके। ठीक है, तो अभी तक थैंक यू। It will go on YouTube, so they can take it, see it anytime they like. You would want me to share the news items, or I mean?
मैं आपको बताता रहूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई दिक्कत हो तो। Sure. ओके, मैं एक्चुअली ना पावर पॉइंट के थ्रू या किसी एक कंटिन्यूअस रिटन आर्टिकल के थ्रू डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि एक पॉइंट के बाद कई बारी चीज़ें बोरिंग होने लगती हैं, ठीक है? तो मैं Right. चाहता हूँ कि मैं बस बोलता रहूँ, आपको एक कहानी की तरह चीज़ें सुनाता रहूँ, समझाता रहूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, आप कुछ चीज़ को देखो और उसको अप्लाई करो, मैं वहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। Perfect, perfect, Mahim. In fact, if anybody has any questions, please put it in the chat box. We would take them also while we're at it. Yeah. Please बिल्कुल, go ahead, Mahim. ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि क्लैट ने क्या कहा है ऑफिशियली, आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है उसे स्ट्रक्चर कैसे करना है, आपको किसी भी इशू के दोनों साइड्स जानने हैं ताकि आपकी इशू की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और जब आप दो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ोगे, जैसे कि मान लो इंटरनेट बैन का इशू हो गया, एक कोई इंसान आर्टिकल लिखेगा कि इंटरनेट बैन करना सही है, सही किया स्टेट ने, नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत थी। दूसरा इंसान कहेगा कि नहीं, इंटरनेट बैन करना गलत था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉलेट होता है। तो जब आप ये दो अलग अलग ओपिनियंस पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपको ना दो अलग अलग तरह की चीज़ें पता चलेंगी, साथ ही साथ में आपकी वोकैबुलरी दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के लिए डेवलप होगी। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ये चीज़ करना सही है, उसको लेकर वो जो रीजंस देगा, जो वर्ड्स यूज़ करेगा, वो आपको पता चलेंगे। तो क्लैट का कोई ऐसा मतलब, इस बार का जो आपका क्लैट है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग पर बेस्ड है, ठीक है? और इसको क्रैक करने का ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप मतलब कुछ शॉर्ट चीज़ें याद कर लो और हो जाए। बट आपको अब अपन को क्या करना है, अपनी हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है कि अगर कोई भी आर्टिकल एग्जाम में आए तो उसको हम समझ पाएँ। उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएँगे कि हमें लॉ पता हो, हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि लॉ क्या है और हमें समझ में आया पढ़ के, ठीक है? और हम कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पहले से पढ़ चुके हो, एक हैबिट हो, हमें लॉ की लैंग्वेज समझ में आए, लॉ की जो बेसिक्स हैं वो समझ में आए। और बस उसका तरीका यही है कि हम इशूज़ में चीज़ों को डिवाइड करेंगे, इशू में जो आर्टिकल्स आएँगे वो देखेंगे और दो अलग-अलग तरह के व्यूज़ को हम जानेंगे। तो आई होप अभी तक जो मैंने बताया वो सब क्लियर था, ठीक है? अब ये सब मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें थीम्स कैसे लेनी है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ना आपके साथ एक केस डिस्कस करता हूँ, ठीक है? एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। तो एक चीज़ करना, कोई भी जो भी सुन रहा है अभी इसको बस सुनो एक कहानी की तरह, नोट्स मत बनाना, ठीक है? नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लगेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं पॉइंट आउट करूँगा, अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है? तो पहले मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, इंटरनेट बैन को लेके क्या हो रहा था। तो तुमने देखा होगा कि न्यूज़ में ये आ रहा था कि इंडिया एक कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा समय के लिए इंटरनेट बैन किया, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पहले तो इंटरनेट बैन हो गया था, बाद में फिर इंटरनेट रिस्टोर किया तो उन्होंने 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया, मतलब 2G इंटरनेट ही अलाउ किया, ठीक है? तो अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है? कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? और क्या इस जजमेंट आया, कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद फिर अपन एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला एक केस आता है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो जो क्लैट एस्पिरेंट्स है, यूजी वाले, उनको केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सुनते चलो, याद हो जाए तो ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट होने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है? तो तुमको तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है? आर्टिकल 12 से 35 लेके मतलब वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, वो आर्टिकल्स दिए हुए हैं। कहीं पे भी इंटरनेट शब्द तो लिखा नहीं हुआ है। पर कोर्ट क्या करती है, जो आर्टिकल्स है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया या फिर राइट टू लाइफ हो गया, इन आर्टिकल्स को कोर्ट इंटरप्रेट करती है। अब राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, तो उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी। क्लीन एनवायरनमेंट भी राइट टू लाइफ है, एक डिग्निफाइड लाइफ को जीना राइट टू लाइफ है, ठीक है? तो वैसे ही कोर्ट इंटरप्रेट करती है। तो कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 19 उठाया। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कोर्ट ने क्या किया कि इंटरनेट के थ्रू लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को आज़ादी देता है बोलने की, तो अभी अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, मीडियम क्या है? सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो इसलिए इंटरनेट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है? तो इंटरनेट को अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने क्या कह दिया, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है? अब ये जजमेंट का टाइमलाइन थोड़ा देखो, ये कब आया था, ये जब आर्टिकल 370 का मॉडिफिकेशन वाला सीन चल रहा था पूरा, तब का ये जजमेंट है। लोगों ने केस किया ये सोच के कि इंटरनेट बैन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, या इंटरनेट राइट के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर लोगों ने केस किया, कोर्ट ने कह दिया कि भैया हाँ ठीक है, इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। अब क्या होता है इस केस में, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कि हम एक कमेटी बनाएंगे,
अब वो कमिटी जो है वो ये देखेगी कि इंटरनेट जो एक फंडामेंटल राइट है, इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसे इसे लिमिट किया जा सकता है, तो वो कैसे किया जा सकता है। और कोर्ट ये भी कहती है कि इनडेफिनेटली इसको हम लिमिट नहीं कर सकते। और कोर्ट एक टेस्ट का जिक्र करती है, वो है प्रोपोर्शनल लिमिटेशन का। ठीक है, तो अब ये वर्ड याद रखना, जो प्रोपोर्शनल लिमिटेशन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको याद रखना। ठीक है, तो कोर्ट इस जो इसे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं लॉ वाले, तो इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, बाद में समझाऊंगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। तो कोर्ट ये कहती है कि प्रोपोर्शनल तरीके से आप उसको इंटरनेट के राइट को लिमिट कर सकते हो। और कोर्ट एक कमिटी बना के मतलब छोड़ देती है कि ठीक है, अब ये कमिटी देखेगी कि भाई मान लो नेशनल सिक्योरिटी हो गई तो इंटरनेट को रोकना पड़ा, तो जरूरी है कि नहीं, कैसे जरूरी है, कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी इशूज हैं। ठीक है, और हर 7 दिन में ये कमिटी जो है रिव्यू करेगी कि इंटरनेट बैन अभी सही है कि नहीं। ठीक है, ये केस तो हो गया। चलो, अब जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया, बट जब इंटरनेट रिस्टोर किया गया तो 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया गया, 2G इंटरनेट रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो अब आपको खुद ही पता है कि 2G और 4G इंटरनेट में ना एक अंतर होता है स्पीड में। कई सारी चीज़ें जो है आप नहीं चला पाओगे, आजकल की वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पाओगे एक स्पीड पे अगर 4G इंटरनेट ना हो तो। फिर इस पे भी केस फाइल हुआ, उस केस का नाम था फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इस केस में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कहा, पिटिशनर मतलब जो लोग केस फाइल कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट को आप डिनाई कर रहे हो, इससे हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो लिमिट हो जा रहे हैं, हमें मिल नहीं पा रहे। और उन्होंने साइड किया कि आर्टिकल 19 में हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो हमें नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 19 में हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है, अब इंटरनेट नहीं है तो अच्छा इंटरनेट नहीं है स्पीड वाला, तो हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। आर्टिकल 21 में हमारे पास है राइट टू लाइफ मतलब एक एनिमल की तरह बस जिंदा रहने का अधिकार नहीं, एक डिग्निटी के साथ लाइफ का, कि हम अपना लाइवलीहुड चला पाए, हम लाइफ को एंजॉय कर पाए, तो वो नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन की भी उन्होंने बात करी कि फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। अब इंटरनेट के थ्रू वीडियो लर्निंग हो रही है, कोरोना के टाइम में लोग पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स उनकी तरफ से किए गए। अब स्टेट की तरफ से क्या कहा गया, तो देखो गवर्नमेंट ने 4G इंटरनेट को वापस लिया। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ ये केस था। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम क्यों 4G इंटरनेट को ब्लॉक कर रहे हैं और 2G अलाउ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हमारे पास ना अभी अभी ये चीज़ है कि टेररिज्म बढ़ रहा है और प्रॉक्सी वॉरफेयर हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का एक ग्रीन बुक फेमस है। ठीक है, पाकिस्तान का एक नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट है, उनका एक जर्नल है ग्रीन बुक उसको वो कहते हैं, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस जर्नल में कुछ आर्टिकल्स थे जहाँ पे ये कहा गया था कि जो इंडिया के जो भी वॉरफेयर है नया, वो साइबर और स्पेस के जरिए भी हो सकता है, साइबर क्राइम्स के जरिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सीरियस कंसर्न है सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ने कहा सिक्योरिटी एक सीरियस कंसर्न है, फंडामेंटल राइट्स हाँ ठीक है आप मानते होते हैं, बट अब सिक्योरिटी के लिए हमें तो लिमिट करना पड़ेगा 4G को। अब कोर्ट इसमें क्या कहती है, कोर्ट क्या कहती है कि इसके पहले एक जजमेंट आया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें एक आता है कि हाँ फंडामेंटल राइट है इंटरनेट का, आप इसको जैसे चाहे वैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रीजन होने चाहिए रिस्ट्रिक्ट करने के, इनडेफिनेटली हमेशा हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और इसको एक प्रोपोर्शनैलिटी का एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, जितना ज़रूरी उतना ही करो। ठीक है, कोर्ट ये कहती है, पर कोर्ट ये डिसीजन नहीं देती कि हम 4G इंटरनेट को वापस कर रहे हैं। कोर्ट इस चीज़ में कोई डिसीजन नहीं देती कि 2G इंटरनेट होना चाहिए या 4G हम वापस करें, बस कोर्ट ये सारी बातें कह देती है। और कोर्ट साथ में ये भी कहती है, मतलब ये सब बोलने के बाद, कि जो भी बातें पेटिशनर्स ने बोली राइट टू एजुकेशन की, राइट टू लाइफ की, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन मेरिट करती है, मतलब इन सारी चीज़ों पे सोचना बनता है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो तो। बट अभी हम ग्रेव डेंजर में, तो हम इन सारे जो पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट थे कि एजुकेशन नहीं हो पा रही है, राइट टू लाइफ अच्छे से नहीं वो एंजॉय कर पा रहे हैं, इन सब पे हम ध्यान नहीं देंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे। और कहती है हम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी के पास गाइडलाइंस तो है ही कि इंटरनेट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, इस बार हम कमेटी में एक चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, पहले हमने जो कमेटी बनाई थी उसमें ज़्यादातर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, हमें थोड़ा चेंज करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स को लेंगे। तो उन्होंने कमेटी बना दी कम्युनिकेशन सेक्रेटरी की, होम सेक्रेटरी की और स्टेट चीफ सेक्रेटरी की। अब ये कमेटी देखेगी कि 4G इंटरनेट को वापस लाना है कि नहीं लाना है, कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको ये पूरा जजमेंट सुना दिया, ये इस जजमेंट में कोई भी ओपिनियन नहीं था, ये जजमेंट एज इट इज था। तो पहले ना तुम लोग ये जानो कि लॉ एज इट इज मतलब लॉ है क्या, उसके बाद तुम किसी ओपिनियन को ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, और फिर अपने ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे। तो
यहाँ तक ही जजमेंट हो गया। अब इसके पहले कि तुम लोग कुछ ओपिनियन फॉर्म करो या इसके बारे में ज़्यादा सोचो, मतलब ये कहानी तुम्हारे तक मैंने पहुँचा दी है। अब मैं ना इसका एप्लीकेशन की बात करता हूँ, या न्यूज़पेपर में ये कहानियाँ कैसे आती हैं, जो जजमेंट हुए, लॉ आया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कैसे दिखता है ये। श्वेता मैम, क्या आप वो पॉइंट आउट कर सकते हैं? मैंने आपको मेल किया है स्क्रीनशॉट्स ऑफ वेबसाइट्स करके, इंटरनेट बैन के सब्जेक्ट में। हेलो, Of these आपको आवाज़? हाँ, yeah. 3 इसमें है, तो जो पहला वाला है इंटरनेट शटडाउन करके, उसको खोल दीजिए। Okay, okay. Sorry, थोड़ा सा एडवांस में बताना पड़ेगा आपको because yeah. So you said इंटरनेट शटडाउन। internet shutdown. I just have screenshots of websites. हाँ, वही उसमें वाला? जो हाँ हाँ वही वाला स्क्रीनशॉट ऑफ वेबसाइट्स वाला। हाँ, ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड। Just give me a second. Yeah. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कहानी सुना दी, ठीक है। अब ना ये जो केस है, इसको चूज करने का एक पर्पस था। इतने सारे केस है, मतलब मैंने ऐसा रैंडमली कोई केस नहीं उठा लिया है, इसका एक रीजन था, ठीक है। और एक मेरे पास एक लिमिटेशन है कि टाइम एक लिमिटेशन है। मैं यहाँ पे ये नहीं और इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकता कि तुम लोगों को बोलो एक पूरा आर्टिकल पढ़ो, चलो अब बताओ। इसलिए मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल रखी हैं। तो ये आप इस इमेज को देखो, कुछ नहीं पढ़ना, इसकी बस हेडिंग देखो। सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन कश्मीर इंटरनेट शटडाउन, जुडिशियल एब्डिकेशन और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। अब जुडिशियल एब्डिकेशन या जुडिशियल रिस्ट्रेंट, अगर तुमको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना, तो तुम्हें इस आर्टिकल का हेडिंग ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तुम नहीं समझ पाओगे कि ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है ढंग से। एक तो ये है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में कि अगर देखो, एब्डिकेशन और रिस्ट्रेंट का वैसे जनरल इंग्लिश मीनिंग तो सबको पता ही हुआ कि एब्डिकेशन का मतलब होता है अपनी ड्यूटी को किसी और को दे देना, मतलब अपनी ड्यूटी खुद ना करना, किसी और पर डाल देना। और रिस्ट्रेंट मतलब ये होता है कि अपने आप को रिस्ट्रेन करना, लिमिट करना, मतलब कुछ एक्सेस में जाके नहीं कर देना, ठीक है। अब जुडिशियल एब्डिकेशन और जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब है, ये तो तुम्हें जानने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये जानोगे तभी तुम इस आर्टिकल का सेंस समझ पाओगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। और जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैंने सैम्पल क्वेश्चन देखे हैं कि इस आर्टिकल में ऑथर का क्या मेन आइडिया है, या ऑथर अगर आर्ग्यूमेंट दे रहा है तो उसके ये रीजंस हैं, अगर ये रीजन फॉलो होंगे तो क्या होगा। तो अगर तुम्हें ये बेसिक टर्म्स नहीं समझ में आती तो शायद उतनी आसानी से तुम उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक तो ये इमेज है, और इसके बाद एक और दूसरा इमेज है, उस पे Is this the one? मैम एक काम कीजिए, आर्टिकल 13 वाला, इसके जस्ट बाद वाला एक इमेज है, उससे ऑन कर दीजिए। Article 13. No balancing. एक सेकेंड। One second. Yeah. Just give me yeah. ठीक है, You अब reach इस this. ठीक है, अब इस इमेज को देखो, ये है आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जहाँ पे मैंने रेड लाइन मार्क करी है ना, उसको पढ़ो। क्या है, क्या लिखा हुआ है? द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है। अब गवर्नमेंट को कोई ऐसा लॉ नहीं बना देना है जो इस पार्ट, मतलब ये पार्ट 3 की बात कर रहा है, इस पार्ट में दी गए राइट्स को कर्टेल करे। और कोई भी लॉ जो इस पार्ट में दिए गए राइट्स को लिमिट करते हुए अगर बनाया गया, कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर दे, मतलब बोल दे ऐसा लॉ बना दे कल को गवर्नमेंट की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट बोल देगा कि ये जो लॉ है ये वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो तुम्हें आर्टिकल 13 का मतलब समझ में आ गया। अब इसके पहले मैं तुम्हें एक
इमेज दिखाई थी जुडिशियल एब्डिकेशन या जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। अब वो इमेज मैंने क्यों दिखाई, हम लोग वापस वीडियो पे आ सकते हैं। वो इमेज मैंने तुम्हें क्यों दिखाई मैं वो समझाता हूँ, और उसका अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आया तो उसका क्या रेलेवेंस है और इस पूरी स्टोरी से क्या रेलेवेंस है। तो जो तुमने ये स्टोरी सुनी 4G इंटरनेट रिस्टोरेशन वाली और फिर इंटरनेट बैन वाली, तो तुम्हें इसमें क्या, ये पूरी स्टोरी सुन के क्या समझ में आया? ठीक है, अपने पास आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना, पूरा दिमाग लगाना और समझना कि ठीक है कहानी से हमें क्या समझ में आया। ठीक है, तो तुम्हें इस कहानी से ये समझ में आया कि हाँ, कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, कोर्ट ने कहा इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, कोर्ट ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के कारण। पर कोर्ट ने खुद कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी और उस कमेटी से बोला कि वो कमेटी अब रिव्यू करेगी कि 4G इंटरनेट रिस्टोर करना है या नहीं करना है, या फिर इंटरनेट वापस लाना है या नहीं लाना है पहले वाले केस में। ठीक है, अब मैंने तुम्हें आर्टिकल 13 भी पढ़ाया। आर्टिकल 13 में क्या लिखा था कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आए जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है या लिमिट करता है, तो कोर्ट जो है मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन तो उनमें दिए भी हुए हैं, बट अगेंस्ट जाता है, मतलब उनको वॉयलेट करता है, तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है, वही डिक्लेयर कर सकती है। क्योंकि कोर्ट का काम है कि लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए, कोर्ट का काम है ये देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने काफी सारी बातें बोल दी, कमेटी बना दी, बट कोर्ट ने क्या कोई डिसीजन दिया राइट्स को लेके? नहीं, कोर्ट ने तो एक कमेटी बना दी। अब क्या ये फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ मान लो राइट टू स्पीच है, एक तरफ राइट टू स्पीच है, एक तरफ है पब्लिक इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी, इस चीज को बैलेंस करना किसका काम है? कोर्ट का काम है या किसी कमेटी का? तो जो आपने आर्टिकल 13 देखा वो तो ये कहता है कि ये कोर्ट का काम है बताना कि कौन सा लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो प्रॉपर कोर्ट का काम है। ठीक है, तो अब वापस जब उस हेडिंग के बारे में सोचोगे ना कि ये जुडिशियल एब्डिकेशन था या जुडिशियल रिस्ट्रेंट था, अब तुम्हें वो हेडिंग क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, तो वो ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने 4G इंटरनेट पे कोई पर्टिकुलर डिसीजन ना देके, मतलब 4G इंटरनेट को चालू करके या बंद करने की जगह एक कमेटी बना के अपनी ड्यूटी को क्या किसी और कमेटी पे सौंपा है, मतलब किसी और पे ड्यूटी डाल दी है। या तो कोर्ट ने रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस किया, मतलब कोर्ट ने कोशिश करी है कि वो केवल लॉ मेकिंग के फील्ड में ना घुस जाए, मतलब केवल इंटरप्रिटेशन का काम करे। ठीक है, तो आई होप ये इलस्ट्रेशन तुम लोगों को क्लियर था। इस बारे में अभी तक मुझे यहाँ चैट बॉक्स में तो कोई डाउट्स दिखे नहीं आए, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि ठीक है तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ना एक टर्म यूज़ किया है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। ठीक है, अब मैंने तुमसे एक बात कही थी, पहले तो जानो कि लॉ क्या है एज इट इज, मतलब कोर्ट का जजमेंट क्या है या लॉ क्या है ये जानो। ठीक है, उसके बाद मैंने तुमसे कहा था न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे लॉ जान लिया, हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल की, टाइम कम था अभी, हमने तो हेडिंग ही देखी है, बट हमें हेडिंग समझ गया कि हेडिंग का मतलब क्या है। अब जो हेडिंग थी ना उसका मतलब भी तुम्हें अगर प्रॉपरली समझना हो ना कि जुडिशियल एब्डिकेशन और रिस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ रहा है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है, तो मैं तुम्हें बताता कि लॉ की एक लैंग्वेज होती है। अगर तुम लॉ के फंडामेंटल वर्ड्स को समझोगे तो तुम ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे लॉ की इस लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसमें उसने कहा, अपने को यहाँ पे क्या समझ में आया एक नॉर्मल इंसान को, कि कोर्ट ने अपना काम किसी और को दे दिया। ठीक है, एक कमेटी को दे दिया। अब इसमें ऑथर ने क्या कहा, ऑथर ने क्या कहा कि या तो ये एब्डिकेशन था, मतलब किसी और को दे दिया, या तो एक रिस्ट्रेंट था, मतलब कोर्ट अपने आप को रोक रही थी, कोर्ट एक्सेस में नहीं जा रही थी या अपने स्फीयर के बाहर नहीं जा रही थी। अब ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब मैं तुम्हें, मतलब ये हम समझते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यही कहानी क्यों सुनाई, यही इशू क्यों पिक किया। तो देखो क्या होगा, जब भी तुम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे, ठीक है, तो ज्यादातर में आर्टिकल्स में तुम एक वर्ड्स पे ध्यान देना, या तो ऑथर कहेगा कि ये लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या तो वो कहेगा कि ये जो जजमेंट है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। ठीक है, जैसे मतलब इसको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये लीगल है, वैलिड है, बट इसको ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, या तो वो कहेगा कि कोर्ट ने एक्टिविज्म किया, कभी कभी कहेगा कि इस ये एक्टिविस्ट मतलब एक इंटरप्रिटेशन था, ज़्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, कभी कभी वो कहेगा कोर्ट ने ओवर रीच किया, मतलब कोर्ट अपनी बॉर्डर जो उसकी पावर्स है उसके बियॉन्ड जाके उसने डिसीजन दिया। ठीक है, अब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो कई सारे वर्ड्स होंगे
जो बेसिक चीज़ें होंगी या आइडियाज़ होंगे जो तुम्हें पता होने चाहिए, और मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं तुम्हें सारे एक बार में समझा सकूँ। बट ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, ज़्यादातर में ये वर्ड तो यूज़ किए ही गए होंगे, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें आर्टिकल 13 पढ़वाया था, ठीक है, वो मैंने उसमें क्या पढ़वाया था कि कोर्ट देखती है कि कोई लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीज़ कोर्ट करती है ना, देखती है, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट देखती है पूरा लेजिस्लेशन को कि वो क्या है, या डिसीजन को कि वो क्या था, और डिसाइड करती है। अब एक वर्ड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जो ऑथर्स यूज करेंगे, बट ये वर्ड ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, किसी भी लॉ में जुडिशियल एक्टिविज्म नाम का शब्द नहीं है। बट ये इस वर्ड की हिस्ट्री में जाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ ये आया कैसे। तो एक बंदा था आर्थर जूनियर नाम का, उसने 1947 में पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म को यूज किया था। तब से ये टर्म मतलब फैशन में है, यूज की जाती है। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जो लॉज होते हैं, ठीक है, उनमें एम्बिग्यूटी रह जाती है। लेजिस्लेशन चाहे जितने अच्छे से ड्राफ्ट करे, कई बार उनके मीनिंग क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता कि टर्म क्या कहना चाह रहे हैं, लॉ क्या कह रहे हैं। या तो कई बार ये होता है कि लेजिस्लेचर से एक गैप छूट जाता है, मतलब वो जो जिस चीज़ पे लॉ बनाना होता है ना, लेजिस्लेचर उस पे लॉ बनाता नहीं है, ठीक है। जैसे ये तुम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक बहुत फेमस केस है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फेस की बात की गई थी। तो इस जजमेंट के पहले इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फेस को लेके कोई लॉ नहीं था, ठीक है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है, अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो वर्क प्लेस में, तो फिर मतलब क्या मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करने होंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसे गैप छूट जाते हैं, कोर्ट उनको फुलफिल करता है। ये गैप छूट जाए, कोर्ट फुलफिल करे, या लॉ क्लियर ना हो, तो इसे हम कहते हैं, इसे इस जब कोर्ट ये सब करता है ना, तो ऑथर कहता है कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, ठीक है। मतलब कोर्ट ने अपने जो भी परफेक्टली लॉ में लिखा है कि कोर्ट को ये करना है, या जो भी लॉ है उसके इंटरप्रिटेशन से थोड़ा आगे बढ़ के कोर्ट ने जस्टिस सिक्योर करने के लिए कुछ किया, ठीक है। वो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका थोड़ा पॉजिटिव कनोटेशन, मतलब इसको थोड़ा पॉजिटिवली समझो। फिर एक टर्म आता है जुडिशियल ओवर रीच का। तो हम कब कहते हैं कि कोर्ट ने जुडिशियल ओवर रीच किया? तो देखो, जो ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सारे ऑर्गन्स के अपने अपने फंक्शन है। कोर्ट का मेन फंक्शन है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, लॉ इंटरप्रेट करना। लेजिस्लेचर का फंक्शन होता है लॉ को बनाना। तो कोर्ट का मेन रोल लॉ को बनाना नहीं है, मतलब कोर्ट खुद लॉ नहीं बनाएगी, पर जब कोर्ट लॉ बनाने लग जाए, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि कोर्ट ने जुडिशियल ओवर रीच किया। अब जुडिशियल ओवर रीच का मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले तुमने देखा होगा कि हाईवे के एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि हाईवे के आसपास ना अल्कोहल सेल पे बैन लगा दी थी, ठीक है। अब ये जो है, जब ये जो इशू है ना, तुम इसके इशू को समझो। हाईवे के पास अल्कोहल बेचा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इससे कई सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब इससे इकोनॉमी भी कनेक्टेड है और लोगों की पर्सनल चॉइस भी कनेक्टेड है। इसको लेके ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं किया गया था डाटा का, कि क्या अल्कोहल की पीने के कारण ही एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं। तो ये कोर्ट का काम नहीं है, ठीक है। इसमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो कोर्ट के पास नहीं है लॉ बनाने के, ये लेजिस्लेचर का काम है। तो जब कोर्ट ओवर स्टेप करती है तो हम उसे कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। तो यहाँ तक मैंने तुमको मेन कंसेप्ट समझा दिए हैं। मैंने तुम्हें समझा दिया है कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं, और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है जुडिशियल मतलब एब्डिकेशन और रिस्ट्रेंट का। मतलब मैंने तुम्हें बताया कि वर्ड का मीनिंग क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें एक और इमेज दिखाना चाहूँगा। श्वेता, इसी जो मेल है उसी में एक लास्ट इमेज है, उसको दिखा दीजिए। इसके बाद वाली, ठीक है। आई होप अभी तक सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, अब ये स्टोरी जो मैंने सुनाई थी ना, इसका यूज करके एक और तुम्हें आर्टिकल दिखाता हूँ। तो इस आर्टिकल का फिर से तुम हेडिंग पढ़ो, नो बैलेंसिंग राइट्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं। उन उन जहाँ पे मैंने मार्क किया वो लाइन्स मैं बताता हूँ पढ़ के। वी मस्ट बैलेंस अवर सिक्योरिटी अगेंस्ट अवर ऑनर, आर वी नाउ सो फ्राइटन दैट ऑनर मीन्स नथिंग, ठीक है।
मतलब इसमें ये कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी और ऑनर को बैलेंस करना चाहिए। अब हम क्या डर गए हैं कि हमारे ऑनर का कोई मतलब ही नहीं है। इसके नीचे है एक्सट्रीम एक्सीजेंसीज एंड इमिनेंट एंड ग्रेव थ्रेट ऑब्वियसली रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन और स्पेशल रेगुलेशन बट विदाउट अंडरमाइनिंग डिग्निटी। ठीक है, मतलब हाँ तुम लिमिटेशंस, जब भी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो ना तो राइट्स को लिमिट कर लो, बट डिग्निटी को अंडरमाइन मत करना। ठीक है, अब ये आर्टिकल किन्होंने लिखा है? ये आर्टिकल लिखा है सलमान खुर्शीद ने, और मतलब ये बहुत फेमस एडवोकेट है और इस केस में ये इन्वॉल्व भी थे 4G इंटरनेट रिस्टोरेशन वाले। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ इस आर्टिकल में उन्होंने पता है क्या करी है, उन्होंने थिंकर है डॉकिन करके। तो देखो लॉ में जब तुम लोग लॉ स्कूल्स में जाओगे ना तो तुम लोगों को एक सब्जेक्ट आएगा लीगल फिलोसफी। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए लीगल फिलोसफी को मतलब एज अ सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका रिलेवेंस तुमको मैं बता देता हूँ। तो ये जो लॉज बने हैं ना, जो भी हमारे लॉज हैं, ये क्या कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज होती है ना वो, या जो मॉरल या एथिकल इश्यूज है, वो जस्टिस जो है मतलब वो इतना आसान नहीं है। हर कंपीटिंग क्लेम्स होते हैं, तो थिंकर्स होते हैं वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, उनके थ्योरी से इंस्पायर होकर कई बार लॉज बने हैं या जजमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो डॉकिन ने इसमें ना, सलमान खुर्शीद डॉकिन की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने ऑनर और करेज की चिंता करें। ठीक है, मतलब ऑनर ऑनर की ऑनर पे ज़्यादा ध्यान दे, और मतलब केवल राइट्स को हमेशा बस लिमिट ही ना करते जाए। ठीक है, तो बैलेंसिंग राइट्स पे ये पूरा आर्टिकल बैलेंसिंग राइट्स पे था। ठीक है, अब तुम्हें ये नहीं पता है कि बैलेंसिंग राइट विथ डिग्निटी है, बैलेंसिंग राइट विथ नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, तो तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये वो लॉ का पॉइंट था जो मैं तुम्हें रिफ्लेक्ट करना चाह रहा था। अब इस आर्टिकल पे, इस इमेज पे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने समझाने पे आता हूँ। तो देखो, तुम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे जहाँ पे तुम ये फ्रेज देखोगे कि कोर्ट ने कहा है कि राइट्स को बैलेंस किया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इस पूरे जजमेंट में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या कहा था कि ज़रूरी है हमें कि हम राइट्स को बैलेंस करें अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि हमें वे करना है कि ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी अचीव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ज़रूरी है ये। ठीक है, पर राइट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ये सभी के पास होने चाहिए। तो कैसे हम इन दोनों में एक बैलेंस ला सकते हैं, मतलब हम कैसे ये कोशिश कर सकते हैं कि हम दोनों चीज़ों को जितना सिचुएशन के हिसाब से जितना वेटेज दिया जाना चाहिए उतना दें। जैसे टेररिस्ट थ्रेट था, यहाँ पे टेररिज्म का थ्रेट था, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ हम 4G इंटरनेट बंद कर रहे हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट है, हम मानते हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है, तो हम बैलेंस करें। तो बैलेंस कर, जब कोर्ट बैलेंस करती है ना तो कोर्ट दोनों चीज़ों को एक वेटेज देती है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। कोर्ट किसी एक चीज़ को ख़त्म नहीं करती है। ठीक है, तो तुम्हें जब बैलेंसिंग कंसेप्ट का मतलब समझ में आ जाएगा तो तुम इस आर्टिकल को समझ पाओगे। इस आर्टिकल में सलमान खुर्शीद साहब क्या कहते हैं कि डॉर्किन को कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि डॉर्किन कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अगेंस्ट राइट का जो हम हमेशा से बैलेंसिंग करते आ रहे हैं, ये चीज़ अब पुरानी बात होगी है। ठीक है, हमें से आगे बढ़ना चाहिए कि क्योंकि कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसिडरेशन हो जाता है कि जब भी कोई बोले सिक्योरिटी का दिक्कत है तो चलो राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो अब हमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना, और हमें देखना पड़ेगा डिग्निटी, अपनी डिग्निटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि जो भी हमारा थ्रेट टू सिक्योरिटी है और जो हमारे लाइफ जीने का इंपॉर्टेंस है, उन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये थ्रेट टू सिक्योरिटी इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब एक सर्टेन थ्रेट टू सिक्योरिटी इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर दें। हमने कहा हाँ रिस्ट्रिक्शन राइट्स में ज़रूरी है, बट एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, अब तुम्हें बैलेंसिंग का मतलब समझ में आएगा तभी तुम इसको समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें इंटरनेट शटडाउन की पूरी कहानी सुना दी है। उससे रिलेटेड तुम्हें मैंने केवल इंटरनेट शटडाउन नहीं, बट जनरली जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में वर्ड्स आते हैं उनको समझने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए वो बता दी हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन एक बता दिया है सुना कहानी के थ्रू ही। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ फ़ायदा। तो देखो, अब ना जो बचा हुआ टाइम है इसमें मैं तुम्हें एक वापस एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, साबरीमाला जजमेंट की, जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसका असली नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
ठीक है, ये बहुत फेमस था। इसकी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, इस इशू की, टेम्पल एंट्री का पूरा इशू क्या था, ठीक है। इसके दो पर्पस होंगे। एक तो पहला कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि मतलब तुम्हारा लॉ में इंटरेस्ट जगा पाऊँ, ठीक है, कि लॉ लॉ मतलब सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तुम जब ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। और दूसरा, मैं तुम्हें ना इस वीडियो में मैं श्वेता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक क्वेश्चन और आंसर्स का मैंने एक सेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसकी वो लिंक शेयर कर देंगी। जब ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोग ना खुद उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना है। मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, रीजंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं साबरीमाला की कहानी, ठीक है। तो देखो, ये बहुत बड़ा इशू हो गया था। एक टेम्पल है वहाँ पे, जो वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स में है, ठीक है, उन वुमेन की टेम्पल में एंट्री रिस्ट्रिक्ट करी हुई थी, ठीक है, मतलब एक सर्टेन एज पीरियड में है। वो कहा गया था कि उस टेम्पल के लॉ जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि वुमेन इस टेम्पल में नहीं आ सकती, ठीक है। अब इसके इस लॉ के खिलाफ जो है एक केस फाइल हुआ, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि भाई ये लॉ तो गलत है, क्योंकि आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अभी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये वुमेन के लिए भी है, और ये लॉ जो है उनको अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय नहीं करने देता, ठीक है। अब दूसरी तरफ से जो पार्टी थी उनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसलिए हम ऐसा लॉ बनाते हैं कि हमारा रिलीजन है वो ये रिक्वायर करता है कि जो वुमेन है वो टेम्पल के अंदर ना आए एक सर्टेन एज पीरियड में। ये हमारे रिलीजन का मतलब कहना है, तो हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए ये लॉ तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दो कंपीटिंग क्लेम्स आ गए, अब कोर्ट को डिसाइड करना था कि अब क्या करें। तो ये जजमेंट बहुत फेमस हुआ, ठीक है, और मतलब इसमें ना 5 जजेस की एक बेंच बैठी, ठीक है। अब ये क्या 5 जजेस की बेंच, इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि 5 जज थे जिन्होंने इस केस पर डिसीजन दिया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन देती है ना, तो वो डिसीजन, कौन सा डिसीजन फाइनली लॉ होगा, ठीक है, कौन सा डिसीजन माना जाएगा, वो बेंच की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाता है। एक 3 जज की बेंच जो डिसीजन देती है उसको एक 5 जज की बेंच ओवर रूल कर सकती है, मतलब वो कह सकती है कि खारिज है, ठीक है। और जनरली जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। जब भी वर्ड लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब समझ जाना 5 जजेस की बेंच बैठी हुई है, ठीक है। अब इस बेंच में कौन कौन थे, तो इसमें जस्टिस मिश्रा थे, जस्टिस कन्वेकर थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस नारीमन थे, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, ठीक है। नाम तो मैं याद करने की सबकी जरूरत नहीं है, बट हाँ, इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का नाम याद कर लो, ये बहुत फेमस डिसीजन था। और इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ का भी, क्योंकि इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो काफी यूनिक थे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो आ गया जजमेंट कि चलो, मतलब ये आ गया केस और इस पे जजेस बैठ गया, ठीक है। अब डिसाइड करना है टेम्पल में जाने दे या ना दे। तो इसको लेके पहले देखते हैं लॉ क्या है, आर्टिकल 25 है क्या, जिसको दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं। आर्टिकल 25, 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्या, ठीक है। तो अब यह देखो, आर्टिकल 25 में ना क्लॉजेस हैं, और आर्टिकल 26 और वो काफ़ी मतलब लीगल लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगा कि अभी जाओ उसको रेफर करो। जो आर्टिकल 25 और 26 जो मेन बातें कहते हैं वो मैं तुमको समझा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सबके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कॉन्शियंस है, मतलब जैसे चाहे वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें। केवल इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मतलब इसको सब्जेक्ट किया जा सकता है किन चीज़ों से, पब्लिक ऑर्डर से, मॉरालिटी से, हेल्थ से, और अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट से। मतलब जब तुम अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज करो जैसे करना है, बट जब तुम्हारा ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक्सरसाइज पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा हो, ठीक है, या उसके अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स, बाकी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो, तो फिर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सरकार बोल सकती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 25 बात करते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि जो भी रिलीजियस ग्रुप है, डिनोमिनेशन एक है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। और आर्टिकल 26 में भी क्या कंडीशंस लगाई गई, ठीक है, यही वाली पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो मैं तुम्हें आर्टिकल 25 और 26 बता दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्टिकल 25 में एक क्लॉज है, वो क्लॉज केवल हिंदू रिलीजन के लिए है। वो ये कहता है कि मतलब आर्टिकल 20, जो देखना लॉ में ना एक तो नेगेटिव तरीके से चीज़ों को वर्ड किया जाता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा के अलावा ये हो जाएगा, तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है।
बट ध्यान दिया करो वर्डिंग्स पे, ठीक है। तो ये क्लॉज ये कहता है कि इस आर्टिकल में जो भी चीजें दी गई है, मतलब हमने जो भी फ्रीडम दिया रिलीजन का, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिसके द्वारा हिंदू रिलीजन के जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनको सबके लिए खोल दिया जाए या उनमें रिफॉर्म किया जाए। इसका मतलब सिंपल ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि स्टेट हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म नहीं कर सकता, या हिंदू रिलीजन जो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक कैरेक्टर के उनको सबके लिए खोल नहीं सकता, ठीक है। मैंने तुम्हें आर्टिकल 25 और 26 इसलिए भी बता दिया है जो कि तुम अपने क्लाइंट सैंपल पेपर में जाना देखना, एक उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं और आर्टिकल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूज में चीजें आती है ना उनसे जुड़े आर्टिकल तो तुम्हें पता होना चाहिए। और वैसे भी फंडामेंटल राइट्स वाले जितने भी आर्टिकल है ना उतने तो पढ़ ही लो एक बार, बेयर आर्टिकल्स पढ़ लो, उनका मतलब समझ लो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया 25, मैं तुम्हें बता दिया 26, दोनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे एक क्लॉज भी आ गया 25 में कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टेट चाहे तो खोल सकती है, ठीक है। अब ये पूरा जजमेंट आता है, ठीक है। इसमें दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा जो है वो जस्टिस खनवलकर के लिए जजमेंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये उन्होंने जजमेंट अपनी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से जजमेंट लिखा है, ठीक है। और वो भी ये बात कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये गलत है, जो कि महिलाओं का फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। जस्टिस नारीमन भी इस चीज़ से एग्री करते हैं, ठीक है। और ये दोनों जजेस ना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं, ठीक है। मैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तुम्हें बाद में बताऊंगा थोड़ा, ये कहानी के बाद में, ठीक है, उसमें बाद में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जस्टिस चंद्रचूड़, ठीक है। अब इनके जजमेंट में मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ, जो कि कुछ यूनिक पॉइंट्स लेके आए। जनरली ना जस्टिस चंद्रचूड़ के पिछले सालों के कुछ जजमेंट्स आप देख लोगे, उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ही क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन था। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 में मैंने क्या कहा था, आर्टिकल 25 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के कारण, है ना। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जो मॉरलिटी टर्म यूज किया गया है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा तुम समझ लो ना, उसके हिसाब से जो मॉरलिटी का मीनिंग आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हुआ। एक एथिक्स को भी अब कैसे समझोगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, वो सारी मिला के जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है। वरना सब लोग अपनी अलग अलग तरह की वैल्यूज साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे जाओ, ठीक है। अब उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कैसे समझे, तो उन्होंने कहा इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे प्रोविजन हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक पार्ट है। तो जब तुम महिलाओं को टेम्पल में आने नहीं देते तो तुम क्या करते हो, इक्वालिटी डिनाई करते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को तुमने ब्रीच कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ब्रीच किया मतलब आर्टिकल 25 वॉलेट हो गया, ठीक है। तो ये लॉ जो है ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अब सबसे पहले चले जाओ, जब मैंने तुम्हें आर्टिकल 13 दिखाया था, कोर्ट का क्या काम है, देखना कि लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ये अगेंस्ट है, लॉ इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब आता है जस्टिस अच्छा एक और पॉइंट जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 में दिया गया है, तो ये प्रैक्टिस जो है ये अनटचेबिलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है और इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो तुम लोग ना अब देख लो आर्टिकल 17 क्या कहता है, 25 26 क्या कहता है, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, इस पे लीगल जीके में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आते हैं हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा पे, ठीक है। तो अभी तक सबको पढ़ के नॉर्मल ये लग रहा है कि यार सही बात है, मतलब ये गलत बात है कि महिलाओं को टेम्पल में घुसने नहीं दिया जाता। अभी तक के जजमेंट से काफी कन्विंसिंग लगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देख लिया, ठीक है। बट जस्टिस इंदु मल्होत्रा आती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, ये जो लॉ है ये वैलिड है, ठीक है। अब उसके रीजंस क्या देती हैं। अब हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पॉइंट पे। जस्टिस मल्होत्रा कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब प्लूरलिज्म भी होता है, ठीक है। अब प्लूरलिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म, के बड़े बड़े वर्ड जैसे आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया है ना, मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरह का, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है ना कि समझौता, कि हम सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर रहे हैं इस कंट्री में, ठीक है। तो प्लूरलिज्म मतलब सारे लोग जो जैसा करना चाहते हैं अपना अच्छे से करें और अपना 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 रह सके, सबके पास, हर रिलीजियस ग्रुप के पास एक राइट है, ठीक है। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब तो प्लूरलिज्म भी होता है, केवल इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में आप इसे क्यों देख रहे हैं।
तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्लूरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जो जैसा चाहे उसको हम वैसा करने दे रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये बता दिया। अब एक पॉइंट आता है, मैंने तुम लोगों को बताया था 25-26 वाला, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि 20 देखो, बहुत सारे जजेस ने ये कहा कि जो आर्टिकल 25 में क्लॉज है कि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं सारे हिंदू सेक्शंस के लिए, सारे हिंदू इंस्टीट्यूशंस जो है पब्लिक कैरेक्टर के, उनको हम खोल सकते हैं सारे हिंदुओं के लिए, ठीक है। इसलिए हम इस टेम्पल में सबको आने देंगे। अब हिंदू महिलाएं भी आती हैं। तो ये जजमेंट सारे जजेस ने कहा, ठीक है, अभी तक के, इसके पहले के। तो जैसे हिंदू मल्होत्रा इसका डिसीजन देती है, वो कहती है कि आर्टिकल 25 के उस क्लॉज को ध्यान से देखो, उसमें लिखा है कि स्टेट एक लॉ के जरिए इंस्टीट्यूशंस को खोल सकता है सब लोगों के लिए। तो जस्टिस मल्होत्रा कहते हैं यहाँ पे कोई लॉ के जरिए स्टेट ने तो कहा नहीं है कि इसे खोल दो सबके लिए। कोर्ट उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रही है और स्टेट की जगह खुद को ला रही है। मतलब खुद उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करके कह दे रही है कि अगर इस प्रोविजन में लिखा है कि स्टेट खोल सकता है, बट कोर्ट कह दे रही है कि नहीं, हम भी, क्योंकि इस प्रोविजन में लिखा है तो हम भी बोलेंगे कि नहीं, इसको खोल दो सबके लिए। तो ये था जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसीजन। तुमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ना, मैंने तुम्हें क्यों समझाई, अब तुम देखो यार लॉ में कितने, मतलब एक तरफ तुम जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट देखोगे और एक तरफ तुम जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जजमेंट देखोगे, दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दोनों कंसिडरेशन मैरिट करते हैं, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। और सच में ये डिसाइड करना कि सही चीज क्या होगी, व्हाट विल बी द राइट थिंग टू डू, ये बहुत मुश्किल है। तो पहले तो तुम, मतलब ठीक है, इसका एक पर्पस मेरा जो ये कहानी सुनाने का था, तुम्हारा इंटरेस्ट जगाना, शायद तुम लोगों को ये अच्छा लगा। अब ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी से मैंने बनाए क्वेश्चंस, ठीक है। तुम लोगों को मैंने स्टोरी सुना दी, तुम्हें सब कुछ सुना दिया पढ़ना कैसे, और तुम्हें मैंने थीम्स भी दे दी, सब दे दिया है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करो, इनके कोशिश करो कि तुम इनको आंसर कर पाओ। मैं अपना ईमेल आईडी भी बाद में शेयर कर दूंगा, अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करना हो तो मुझसे कर सकता हूँ। आई थिंक जो मुझे तुम्हें समझाना था ना, वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने तुम्हें कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में मैं बात करूंगा, ठीक है। अब बहुत कम टाइम बचा है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन, I think internet का कुछ glitch या था. Maybe it's fine now. I just wanted to quickly know, this is the anchor.fm. Mahim Dubey is the link that I share. यस यस, ठीक है। हाँ, मैं जल्दी बताता हूँ। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। अब कोर्ट ने ना ये भी डिसाइड किया है कि रिलीजन का मतलब क्या है, ठीक है। हम इतना जल्दी भी नहीं, आप अगली बार फिर आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक पे। इफ इज सच एन इंटरेस्टिंग सेशन, व्हाई हरी अप विद इट? इट्स अ वेरी informative and helpful for them in future. So let's do justice to the topic. But yeah, please go ahead. I didn't mean to नहीं, तो ठीक है, मतलब मुझे आपका ये वाला सेशन भी अच्छा लगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं कह देता हूँ कि रिलीजन जो है उसमें केवल टेक्स्ट नहीं होता, प्रैक्टिसेस भी होती हैं। और कई सारी प्रैक्टिस कई सारे रिलीजन्स में, सारी प्रैक्टिस पे तो कोर्ट फ्रीडम देगी नहीं, मतलब हम सारी प्रैक्टिसेस को तो ध्यान में नहीं रखेंगे। कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस है जो हम मानेंगे कि वो रिलीजन के कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं होगी तो रिलीजन का कोई कैरेक्टर ही बदल जाएगा पूरा। वो होती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। ये जान लो, आर्टिकल्स बहुत सारे तुम्हें साबरी वाला पे जो होंगे उसमें ये वर्ड यूज किया होगा, ठीक है। और यहाँ तक मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। लास्ट कुछ मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं कुछ अब मैंने ना बहुत तुम्हें टेक्निकल चीज़ें बता दी हैं और काफ़ी कुछ बता दिया पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ। तो मैम ने एक तो ये पॉडकास्ट जो शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा पॉडकास्ट है, ठीक है, एंकर पे है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी रीसेंट केसेस होते हैं ना उनको मैं डिस्कस करता हूँ। और इसका रीज़न ये भी है, मुझे लगता है पर्सनली, देखो मैं मध्य प्रदेश से आया था और मैंने फ्लैट निकाला, फिर मैं वहाँ गया, ठीक है। मैंने वहाँ कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, और कॉलेज में जाने के पहले मेरा शायद न्यूज़पेपर रीडिंग का इतना कुछ हैबिट था नहीं। और मुझे लगता है कि कई सारे लोग फ्लैट जो नहीं भी निकाल पाते हैं कई बारी, या निकालने के बाद भी लोग गाइड्स पे लिमिटेड रह जाते हैं, या लोग जो भी रीसेंट लीगल केसेस होते हैं उनको समझते नहीं है, और लैंग्वेज और रिसोर्सेज के लैक के कारण लोग कई बार ना लॉ को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो मैं अपनी यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ, जो भी लेटेस्ट लीगल अपडेट होती है या जो भी कोई डिसीजन आया, लॉ आया, उसकी समरी सिंपल हिंदी में समझाता हूँ,
ठीक है, ताकि लोग अवेयर रह सकें। तो तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के थ्रू चाहो तो मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हो। साथ ही साथ में मैंने जो तुम्हें साइट्स बताई हैं, लाइव लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, दोनों अच्छी साइट्स हैं, उनको तुम सिलेक्टिवली यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे करते चलो तो तुम हो जाएगा। और देखो क्लैट का एग्जाम ना मेरे हिसाब से ना सबसे ईजी एग्जाम है। आईआईटी नीट वगैरह ऐसे कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही ईजी है। और ये क्लैट के पैटर्न में जो चेंज आया ना, ये तुम्हारे बहुत फायदे में है। पता है क्यों? क्योंकि कोचिंग क्लासेस ने ना डोमिनेट कर रखा था क्लैट के एग्जाम को। तो बहुत सारे एक्सपर्टीज जो है काफी समय से लिए हुए थे, तो जो पर्टिकुलरली क्लैट के एग्जाम पे फोकस थे, तो ज्यादा क्वेश्चंस लोगों को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो कुछ लोग एज में आ जा रहे थे, या 2 3 साल लोग जो इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या ड्रॉपर्स थे, वो उन सबको थोड़ा फायदा मिल जा रहा था। अब इसने ना इस चीज को सब खत्म कर दिया है। ठीक है, अब अब नहीं है, मतलब अब तो सबके लिए ओपन फील्ड है कि हाँ जाओ तुम न्यूज़ पेपर पढ़ लो और सीख लो, तो सबके लिए बराबर है। और एक चीज़ और, ये मत सोचना कि क्लैट जो लोग निकालते हैं उनमें कोई बहुत इंटेलिजेंट, ऐसे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लोग निकाल रहे हैं, या ये मत सोचना कि किसी पर्टिकुलर शहर के ही लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं जब एनएलयू दिल्ली का पेपर देने गया था अपने पापा के साथ, तो दिल्ली में पापा ने तभी मुझसे पहली बार पूछा था कि क्या है ये एग्जाम, कितनी सीटें उठे हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे कुछ 52 सीटें उतनी जनरल की, 82 टोटल सीट्स हैं। तो पापा ने देखा इतनी सारी भीड़ है, तो पापा का ऐसा एक रिएक्शन था कि क्यों, मतलब यहाँ क्यों आ गया। बट ठीक है, वो एग्जाम देके आते बोला कि नहीं हो जाएगा, ठीक है निकल सकता है। तो ना क्लैट एग्जाम्स में ना जरूरी नहीं है कि केवल बॉम्बे, दिल्ली यहीं से बच्चे निकाल लें, या जो बहुत सारी नॉवल पढ़ते आ रहे हैं या दुनिया का उनको ज्ञान है, यूरोप की हिस्ट्री सुना देंगे वही निकाले, ऐसा नहीं है। क्लैट एग्जाम का एक पैटर्न है, जो जो उस पैटर्न को समझ सकता है उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और इवन क्लैट निकालने के बाद भी जो क्लैट के टॉपर्स होते हैं जनरली वो कॉलेज के टॉपर्स नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लैट जिन्होंने निकाल लिया वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब कुछ अलग ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग रहते हैं। तुम्हें इस एग्जाम का पैटर्न समझना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और स्ट्रक्चर्ड मैनर, इस बार ना ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है। ऐसा नहीं है हर कोई से क्वेश्चन तुमने उठा दिया, किसी कोचिंग ने दे दिया, कहीं से कुछ आ गया, तुमने कुछ भी करके सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। तुम्हें ना थीम्स में, जैसा मैंने बताया, उसको डिवाइड करना है और सारे आर्टिकल्स को पढ़ना है। और ये तुम कर लो ना, तो देखो अगर तुम्हारा एग्जाम निकलता है, अच्छी बात है, एग्जाम निकलेगा। अगर नहीं भी निकलता है ना, तो तुम्हारे अंदर एक लीगल अवेयरनेस आ जाएगी, तुम जहाँ पे भी जाओगे तुम लॉ को समझ पाओगे, तो ये आगे तक तुम्हें हेल्प करेगा। और अगर किसी को लगता है कि इतनी सारी जो भी मैंने बातें करी, कहानी सुनाई, किसी को लगता है कि भाई सही थी, बंदा सही बोल रहा है, मजा आया सुन के, जो भी है, तो बता देना, कमेंट कर देना। और अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे सेशंस ला सकता हूँ, मैं कोर्स भी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, या अपने पॉडकास्ट में मैं क्लैट वालों के लिए कुछ डाल सकता हूँ, जैसा भी हो। थैंक यू। Great. Wonderful session. Thank you so much, Mahim. A lot of people have sent me messages saying very beautifully articulated lecture. Kudos, Shri Mahim Dubey, says Shamdi, then Ashish. So there are people who really enjoyed the session because they've really understood how to approach things, how to understand, how to read, how to, interpret. Amazing. And also the effort to create interest in the newspaper. I personally do not read much, and I personally feel that's where I lack sometimes. But thank you for encouraging so many others and so many people. And I really liked how you said that it's not necessary that a CLAT topper will do well in the college also. And the most wonderful thing that I felt, and I would like to rephrase it for some people here who are not able to understand Hindi, is that he said that you do not have to worry about the pattern change, because now with the new pattern it's going to be easier comparatively, because now you don't have to go to the coaching classes, learn how to do this and go and crack it. It's something about your reading comprehension. It is a test of how you interpret things and how you are going to analyze and put your answers there. So it's something which has happened for a reason, and also for your benefit. So people who now will crack CLAT are those people who genuinely have the aptitude of becoming a lawyer. I hope that answers your question, Asif Khan. He wanted to know what we said in the end. Okay, Sanskriti is saying thank you, said thank you. There are a lot of thank yous. Smriti, thank you, says Kutesh Karales, thank you. So I really am very happy with the feedback today. And if you have any questions, dear friends, please put it in the chat box as well. It's almost time. However, we would really like to take a couple of questions to make it more interactive now. Please feel free to put any questions you might have from Mahim. And also for the cases, the judgments that he discussed, or anything about reading the newspaper, any questions, feel free to put it. And also on YouTube, I'll quickly check if there are any questions. Great.
Okay, I think now since there are no questions, any last takeaways that you would want to say, Mahim? I think मैंने सब कुछ बता ही दिया है. So podcast, it's something to look out for. हाँ. So there's one question Sanskriti wants to know: how to ace verbal reasoning. यार लॉजिकल रीजनिंग पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ना मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इस पे अभी. ठीक है, लीगल रीजनिंग पे मैंने तुम्हारा सेशन इसलिए लिया क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना मैं 5 साल से करता आ रहा हूँ, लॉ से अपडेटेड रहता हूँ, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इवन मैं रिसर्च जर्नल्स के आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ. ठीक है, तो मैंने इस पे बोला, बट इस पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा. और हाँ, इससे मुझे याद आया, याद रखना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ही पढ़ना है. ठीक है, कुछ ज़्यादा रिसर्च जर्नल्स वगैरह के आर्टिकल पढ़ने मत लग जाना, या कोई प्रॉपर लॉ वालों की किताब लेके मत बैठ जाना. अगर तुम्हें आर्टिकल, मैं बोलता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर टेक्स्ट पढ़ लो. ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन में मत चले जाना. अगर तुम आर्टिकल 25 ही खोल लोगे ना, जो मैंने अभी पढ़ाया, तो 100-150 पेज में भी बुक्स हैं जिनमें उसमें केवल एक आर्टिकल समझाया है, वो तुम्हारे लिए नहीं है. तुम कॉन्स्टिट्यूशन से बेयर टेक्स्ट उसका समझ लो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लो और गूगल कर लो. ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, वो तुम्हारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. ठीक है, अभी मत पढ़ना, बाद में अपन देखते हैं, लॉ में आ जाओ तो फिर बताना. Great, fantastic. Thank you. Okay, thank you everyone. In case you have any requests, anything else you would like Mahim to cover in his next session, that also you can put it. We intend to call him once again to for a webinar with us. Please put it. Smriti wanted to remind you that you said you'll share your email. हाँ, मैं आपको अपना ईमेल दे दूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ. तो या कमेंट्स में you can put, yes. ठीक है, मैं कमेंट में अपना ईमेल दे देता हूँ. कोर्स भी अगर कोई चाहता है कि कोर्स से मैं रन थ्रू करूं, सारे टॉपिक्स कवर करूं जो मैंने उस थीम में बताए हुए हैं, तो वो भी बता दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं कोर्स भी स्ट्रक्चर कर सकता हूं. Yeah, Mahim, you can put the email in the chat box. People can see it. It's for everyone to see. Just put it there. Thank you, Smriti, for the reminder. So it would be nice to see his podcast as well. And any topic that comes to mind that Mahim should cover in his own signature, unique style, feel free to put that also in your chat box, please. We're very happy for the feedback and any addition you want, anything you want us to improve on, that also. So he says, Sanskriti Singh, okay, she says which course? So legal primarily. हाँ, मतलब जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, मैंने ना तुम्हें वो डॉक्यूमेंट जरूर देखना प्लीज. उसमें मैंने थीम के अंदर जो भी इश्यूज है वो सारे बताए हुए हैं. ठीक है, तुम्हें वो इश्यूज पढ़ने. तो हाँ, मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर तुम चाहते तो मैं वो सारे इश्यूज तुमसे डिस्कस भी कर सकता हूँ एक टाइम टेबल के हिसाब से, प्रॉपर मतलब कोर्स का मतलब वो होगा. वो तुम खुद भी पढ़ सकते हो. ठीक है, अगर चाहिए मदद तो बताना. Mahim, have you put in your email? I can't see it still. Sorry. Okay, so it's mahim.dube8@gmail.com. Please feel free to write into him. He is very helpful, and I'm sure he'll be able to guide very well. Please, thank you everyone for joining. I understand there are no more questions there. We can wrap this up. Thank you, Mahim, for taking the time and the effort, and see you next time with another topic on the same lines. Thank you, everyone. Bye. Effect of COVID on the existing contract is not what we are talking about, Shamli. It's, I think, beyond the scope now, but we'll take it up maybe another time. Thank you.